हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल सक्सेसफुल में। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम में छोटी आंत के बारे में पढ़ लिया था, आइए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गन बड़ी आंत के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जो बड़ी आंत होती है, इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी होती है। इसकी जो लेंथ है वो आपकी होती है 1.5 मीटर, और जबकि जो छोटी आंत होती थी उसकी जो लेंथ थी वो 6 से 6.9 मीटर की होती थी। अब एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि जब छोटी आंत है तो इसकी जो लेंथ है वो 6 से 6.9 मीटर होती है, जबकि बड़ी जो आंत है उसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर। तो फिर ये बड़ी आंत क्यों कहलाती है जबकि इसकी जो लंबाई है वो कम होती है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बड़ी आंत है उसकी जो ब्रेथ होती है यानी जो चौड़ाई होती है वो ज्यादा होती है। इसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत बोला जाता है। और जबकि छोटी आंत जो होती है उसकी चौड़ाई कम होती है, इसलिए इसको छोटी आंत बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होना कि इसमें 6 से 6.9 है और छोटी आंत बोला जाता है, और बड़ी आंत की जो लंबाई है वो कम है फिर भी इसको बड़ी आंत बोला जाता है। तो इसके पहले जो पॉइंट है उसकी यही हो गया, इसकी जो लंबाई है वो आपकी 1.5 मीटर हो गई। पहला क्वेश्चन, लंबाई इसकी 1.5 मीटर। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जो बड़ी आंत है उसमें आपका एक बैक्टीरिया ई कोलाई, जो आपकी बड़ी आंत है उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है वो कहलाता है ई कोलाई, जो आपका विटामिन के सिंथेसाइज करने में मदद करता है। जो विटामिन के है वो आपका शरीर से निर्मित विटामिन होता है, डी और के दोनों ही होते हैं, लेकिन यहाँ जो बड़ी आंत है वहां पर ई कोलाई बैक्टीरिया इसमें पाया जाता है जो आपका विटामिन के का सिंथेसाइज करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो बड़ी आंत है इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है बायोलॉजी में कि जो खाने का जो पूर्णतः अवशोषण है वो कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में होता है। जो भोजन है उसका पूर्णतः अवशोषण कहाँ होता है? वो आपका बड़ी आंत में होता है। इसके साथ ही जो पानी का जो अवशोषण है वो भी आपका कहाँ होता है? बड़ी आंत का। और कुछ औषधियां होती हैं, कुछ औषधियों का भी जो क्या कहते हैं अवशोषण है वो आपका कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। तो पहला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भोजन का पूर्णतः अवशोषण कहाँ होता है तो बड़ी आंत में होता है। क्वेश्चन आ जाए अगर पानी का अवशोषण कहाँ होता है तो वो भी बड़ी आंत में होता है। और औषधियों के बारे में आ जाए कि औषधियों का अवशोषण कहाँ होता है तो वो भी आपका बड़ी आंत में होता है। इसके बाद इसके जो टाइप्स हैं वो भी हम लोग देखते हैं। तो इसके जो बड़ी आंत है इसके कुल मिला के आपके 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है बृहदांत, दूसरा हो जाएगा आपका अर्धांत, और तीसरा हो जाएगा आपका मलाशय। बृहदांत, अर्धांत और मलाशय। मलाशय को आपका इंग्लिश में रेक्टम कहा जाता है, ये आपका सीकम हो जाता है, और ये आपका कैलोन हो जाता है। तो जो बड़ी आंत है उसके 3 टाइप्स होते हैं, बृहदांत, अर्धांत और मलाशय। एक और इसमें एक पॉइंट होता है, ध्यान कीजिएगा। क्वेश्चन आता है कि जो मल का जो बाहर निकालने का जो पॉइंट होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान कीजिए, उसको एनस नहीं बोला जाता है, उसको रेक्टम कहा जाता है। ध्यान कीजिए, जो एनस होता है वो एक केवल पॉइंट होता है मल को बाहर करने का, जबकि मल को जो लास्ट वाला जो चरण है वो बाहर करने का काम किसका होता है? मलाशय का। ये एनस केवल एक पॉइंट होता है। इसके बाद जो बड़ी आंत होती है उसमें तीनों हमने प्रकार बता दिए आपको, बृहदांत, अर्धांत और
मलाशय, और इसमें एक इकोलाई नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो विटामिन के सिंथेसाइज करता है। और इसका जो मेन काम है बड़ी आंत का वो होता है पूर्णतः अवशोषण, पानी का अवशोषण और औषधियों का अवशोषण। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो बड़ी आंत से पूछे जाते हैं। आइए अब बात करते हैं हम लोग अपने जो पाचन तंत्र में जो ग्रंथियां काम करती हैं उनके बारे में, एक करके स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी अपन लोगों ने जाना बड़ी आंत के बारे में, अब आइए देखते हैं पाचन ग्रंथियों के बारे में। सबसे पहले जिसमें वर्ड है ग्रंथि, ग्रंथि को थोड़ा समझते हैं, ग्रंथि क्या होती है। जब भी हम लोग कभी भी ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं या किसी बुक में लिखा होता है तो उसका सीधा सीधा मीन्स होता है किसी पदार्थ का सिक्रेशन या किसी पदार्थ का स्राव। आपको जहां पर भी ग्रंथि शब्द मिले, चाहे पाचन ग्रंथि या कोई भी ग्रंथि हो, अंतरस्रावी ग्रंथि हो या बाह्यस्रावी या मिश्र ग्रंथि, कोई भी ग्रंथि हो, वहां पे क्लियर मतलब उसका यही होगा किसी न किसी पदार्थ का, चाहे वो हार्मोन्स हो या आपका एंजाइम हो, उसका सिक्रेशन जरूर हो रहा होगा। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग पर्टिकुलर पाचन ग्रंथि की। इसमें पहली जो ग्रंथि है वो पढ़ेंगे हम लोग लार ग्रंथि। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं लार ग्रंथि के बारे में। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि लार ग्रंथि पाई कहाँ जाती है, तो आपकी ये वोकल कैविटी यानी मुख गुहा में पाई जाती है। मुख गुहा में पाई जाती है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इनकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी जो संख्या होती है वो 3 होती है। एक आपका जो स्लेवरी ग्लैंड है वो आपकी इस साइड पाई जाती है, दूसरी इस साइड पाई जाती है, और तीसरी आपकी जीभ के ऊपर वाले भाग में पाई जाती है। तो कुल मिला के आपकी कितनी ग्लैंड्स पाई जाती है लार ग्रंथि में? 3 सेलेब्री ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, जो लार ग्रंथि है कितनी लार प्रोड्यूस होती है एक दिन में, तो लगभग 1.5 लीटर पर डे जो है लार प्रोड्यूस होती है। इसके बाद इसका पीएच मान भी पूछा जाता है, तो इसका पीएच मान होता है आपका 6.8। पीएच वैल्यू जो होती है वो 6.8 होती है। इसके बाद जो आपकी जो लार पाई जाती है 1.5 लीटर, इसमें देखते हैं हम लोग क्या पाया जाता है, तो 99% इसमें वाटर होता है और 1% इसमें एंजाइम होते हैं। और 1% जो एंजाइम होते हैं वो 2 तरीके के पाए जाते हैं। एक तो आपका हो गया टाइलिन, दूसरा हो गया लाइसोजाइम। तो जो बात करते हैं हम लोग टाइलिन के बारे में थोड़ा। टाइलिन जो पाया जाता है एंजाइम, उसका मेन फंक्शन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पहला तो इसका जो मेन फंक्शन है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और किस कार्बोहाइड्रेट का? तो मणि का। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दूसरा इसका जो काम होता है टाइलिन का, वो होता है भोजन को चिकना बनाना। भोजन को चिकना बनाना भी टाइलिन का काम होता है। इसके बाद बात करते हैं लाइसोजाइम की, कि जो लाइसोजाइम होता है उसका मेन वर्क क्या होता है, तो लाइसोजाइम का जो वर्क होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो प्राइमरी बैक्टीरिया होते हैं उसको ये खत्म करता है। हमने आपको जब HCl के बारे में बताया था तब भी आपको ये बताया था कि जो HCl है वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जो किसके लिए? जो बैक्टीरिया को खत्म करता है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने जाना कि जो बैक्टीरिया होता है लाइसोजाइम जो लार ग्रंथि में पाया जाता है एंजाइम, वो भी इसको खत्म करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर में ऐसे कौन से 2 पार्ट्स हैं, 2 ऑर्गन्स हैं या 2 ग्रंथि है, क्या है जो आपका एंटीबैक्टीरियल होता है,
तो आपके दो होते हैं, एक तो आपका हो गया है HCl और दूसरा आपका हो गया है लाइसोजाइम, जो आपका लार ग्रंथि में पाया जाता है। ये दोनों ही बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं। तो ये हमारा टाइलिन के बारे में हो गया, एक लाइसोजाइम के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। और बाकी 99% क्या होता है, इसमें वाटर कॉन्सोनेंट होता है। जो लाल ग्रंथि है वो मुख गुहा में पाई जाती है। इनकी टोटल संख्या 3 होती है, दोनों मैंने बता दी है आपको, एक इस साइड एक जो जीभ होती है, टंग होती है, उसकी अपर साइड में होती है। इसके बाद कितनी प्रोड्यूस होती है लार, तो आपकी 1.5 लीटर होती है। पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6.8 होती है। 6.5 से लेके 6.8 तक वैल्यू बीच में मापी जाती है। तो ये हमारा थोड़ा लार ग्रंथि के बारे में जानकारी की हम लोगों ने, इसको आप लोग नोट कीजिए। आइए फिर उसके बाद आप लोग हम आगे की चर्चा जारी रखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोगों ने जाना आपका जो है लार ग्रंथि के बारे में। अब बात करते हैं यकृत या फिर लीवर के बारे में। अब बात करते हैं यकृत या फिर लीवर के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन जो लीवर से पूछा जाता है कि जो इसका वेट है वो कितना होता है, तो 1.5 kg इसमें लीवर का वेट होता है। यह आपका सबसे बड़ा एवं भारी अंग होता है। सबसे बड़ा और भारी अंग भी कौन सा होता है, लीवर होता है। लीवर का जो वर्क होता है या ये लीवर के जो कार्य होते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। तो पहला जो मेजर काम है, जो मुख्य काम है लीवर का, जो मेन कार्य होता है इसका सबसे पहला कार्य ये हमारे बॉडी में हेपेरिन का उत्पादन करता है या हेपेरिन का प्रोड्यूशन करता है। हेपेरिन क्या होता है, तो जो हमारा जो रक्त रहता है, हेपेरिन रक्त को जमने नहीं देता है, यानी क्लॉटिंग नहीं होने देता है, यानी इसका जो थक्का है वो नहीं बनने देता है। तो हेपेरिन हमारे रक्त में पाया जाता है, जो क्या करता है कि जो हमारा रक्त है उसको जमने नहीं देता है। जो आर्टरी और वेन्स रहती है उसके अंदर रक्त का जमाव नहीं हो पाता है, किसके कारण, हेपेरिन के कारण। तो हम लोग कह सकते हैं हेपेरिन जो है रक्त को एक लिक्विड फॉर्म में बनाए रखता है। दूसरा इसका जो कार्य है, दूसरा इसका जो कार्य है वो है कोलेस्ट्रॉल को बनाना। कोलेस्ट्रॉल को ये बनाता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल हमारा जो लिंग हार्मोन है या सेक्स हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करता है। और दूसरा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी बनाता है। कोलेस्ट्रॉल लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, एक तो आपका लिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, दूसरा रक्त संचार को प्रोड्यूस करता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। इसके बाद तीसरा देखते हैं, जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो अवशोषण होता है या डाइजेशन होता है, उन सारी क्रियाओं के बाद हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स बन जाते हैं, यानी कह सकते हैं जहरीले पदार्थ बन जाते हैं। तो जहरीले पदार्थों को भी बाहर निकालने का कार्य भी कौन करता है, लीवर। यानी कह सकते हैं कि जो जहरीले पदार्थ होते हैं वो पहले किसके फॉर्म में बन जाते हैं, अमोनिया की फॉर्म में। और लीवर क्या काम करता है, जहरीली टॉक्सिन्स को, अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। यूरिया में बदल देता है, यूरिया में बदल कर ये यूरिया हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है, जिससे हमारा जो है पूरा सिस्टम चलता रहता है। तो मेजर जो कार्य है
लीवर के, वो एक तो आपका हेपेरिन हो गया, हेपेरिन का भी हमने काम बता दिया कि जो रक्त की क्लॉटिंग नहीं होने देता है। बीन्स में इसके बाद जो कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन हमने बता दिया। एक तो आपका लिंग हार्मोन, दूसरा रक्त संचार के लिए, और तीसरा जो टॉक्सिन्स होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं अमोनिया के फॉर्म में, उनको यूरिया के फॉर्म में बदलकर शरीर के बाहर निकाल देता है। ये कुछ मेजर पॉइंट्स हुए यकृत से संबंधित। अब यकृत में और क्या पाया जाता है, जैसे बाइल जूस वगैरह हो गया, उसकी भी चर्चा हम लोग अभी लोगों ने जो यकृत था उसके मेजर जो कार्य थे वो देखे। एक तो इसमें पहला था कि जो हेपेरिन है उसका प्रोडक्शन होता है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल का ही प्रोडक्शन होता है, तीसरा आपका हो गया है जो टॉक्सिन्स होते हैं जहरीले उसको अमोनिया की फॉर्म से यूरिया की फॉर्म में चेंज करके बाहर निकालने का। एक चौथा और होता है जो मेन होता है, वो पित्त रस का निर्माण करना। पित्तरस का निर्माण करना भी इसका कार्य होता है। पित्तरस को जानने से पहले या पित्तरस के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा और चर्चा करते हैं। यदि हमारे लीवर में आपका जो अभी हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया था, अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी बढ़ रही है, काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो फिर जो कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो जो हमारी आर्टरी रहती है उसमें ये क्या करता है, इसका जमाव होने लगता है। जो आर्टरी रहती है उसमें जमाव होने लगता है। जब आर्टरी में जमाव होगा तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, तो क्या होता है, जो हमारी आर्टरी है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। और ब्लॉक होने की वजह से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाता है, और हमारे हार्ट पे क्या होता है, जोर पड़ता है। इसकी वजह से हमें क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। और इसका अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जमा हो जाता है, ये ब्लॉक हो जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑस्थेरोस्क्लेरोसिस। अगर हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लगातार बढ़ रही है, उसके कारण से जो आर्टरी है जमाव हो गया है कोलेस्ट्रॉल का, और आर्टरी ब्लॉकेज हो रही है, कोरोनरी जो कोरोनरी धमनी है वो ब्लॉक हो गई है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसको क्या कहा जाता है, ऑस्थेरोस्क्लेरोसिस बीमारी का नाम दिया जाता है। और उसी की वजह से हम लोगों का जो हार्ट होता है उसको लगातार पंप करने के लिए उस पर प्रेशर पड़ता है, और उसको हम लोगों को क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ये एक खतरा शरीर के लिए बन जाता है। आइए अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग पित्त रस के बारे में जानकारी करेंगे, पित्ताशय के बारे में जानकारी करेंगे, गैल ब्लैडर के बारे में जानकारी करेंगे, और आपका जो तीसरी ग्लैंड है अग्नाशय उसके बारे में पढ़ के हम लोग डाइजेस्ट सिस्टम का जो चैप्टर है उसको फिनिश करेंगे, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस आंसर करेंगे, और फिर अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करें, कमेंट करें, और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।